Right, so three topics for current affairs today. One is weakening of rupee. Second is the POSH Act and its application to the political parties, and last is the debt trap diplomacy. Right. अगर हम start करें with the exchange rate, weakening rupee and its factor. तो आप ये heading देख सकते हो. Exchange rate, its weakening and the ये टॉपिक क्यों पिक किया है हमने करंट अफेयर्स के लिए? इंडियन रुपी जो है इट हैज हिट दी ऑल टाइम लोएस्ट मार्क अगेंस्ट दी यूएस डॉलर. किस लेवल पे अभी? अप्रोक्सीमेट 85 वाला मार्क जो था स्टैंडर्ड, एक कह सकते हो लोएस्ट मार्क ब्रीच हो गया. तो पहले आप ये लिख लो what has happened या what is the news is the Indian rupee weakened to its lowest level, breaching the $85 mark against the US dollar. $85 mark against the US dollar. Full stop. इसमें एक और पॉइंट लिख लो. In April means 2024 April, right? In April, exchange rate was around 83. Exchange rate was around 83, while a decade ago it was approximately 61. It was approximately 61. ठीक है. ओवर द डिकेड हमने देखा है कि जो यूएस की अगेंस्ट इंडियन रुपी है दैट हैज बीन वीकनिंग. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज एक्सचेंज रेट. क्या मतलब होता है एक्सचेंज रेट का? Not a fixed price, but exchange rate just means the rate of exchange जिस पे आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज कर सकते हो. अगर हम बेसिकली देखें it just means that 1 rupee is equal to $1 is equal to इक्वल टू 85 रुपीज. तो आई थिंक जहाँ पर मैंने एक्सचेंज रेट लिखवाया वहाँ पे मैंने डॉलर लिखवाया है ना, वहाँ पे रुपीज आएगा. द रुपी डिक्लाइन टू 85 अगेंस्ट द यूएस डॉलर लिखा है ना हमने एक जगह, तो वहाँ पे डॉलर 85 लिखा है ना, वो रुपी 85 होगा. $1 85 रुपीज को ब्रीच कर चुका है. इज सिंपली द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज रेट. अब जो किसी कंट्री का एक्सचेंज रेट होता है वो कैसे डिटरमिन किया जाता है? आज हम बोल रहे हैं कि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज. कल हम बोल रहे थे, आज से 10 साल पहले बोल रहे थे $1 इज इक्वल टू 61 रुपीज. किसने बोला, कैसे बोला, कैसे डिटरमिन होता है? देयर आर 3 methods, you can say 3 ways to determine the exchange rate, which are one is the fixed exchange rate, then there is a market determined exchange rate, economics हो गई है. बताओ फिर व्हाट इज द थर्ड? करंट अफेयर्स का मेजर एम यही होता है, राइट? नोबडी इज आस्किंग यू
exchange rate क्या है, nobody is asking you that. What they will ask you maybe in the exam or somebody when discussing you कि exchange rate का मतलब क्या होता है, कैसे डिटरमिन होता है, अगर वो वीकनिंग हो रहा है तो उसका क्या मतलब है, उसको रोका कैसे जा सकता है. तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, बी इट इकोनॉमिक्स बी इट पॉलिटी, स्पेसिफिकली इन दो सब्जेक्ट्स में जब भी कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक आएगा तो व्हाट यू हैव टू रिवाइज इज द स्टैटिक पोर्शन. राइट, ये नहीं है कि आपने सिर्फ न्यूज पढ़ ली कि डॉलर गिरता जा रहा है, रुपी गिरता जा रहा है, दैट्स नॉट इट. राइट, स्टैटिक पढ़ना जरूरी है. तो स्टैटिक में सबसे पहले यही आता है कि एक्सचेंज रेट डिटरमिन कैसे हो सकता है. एक्सचेंज रेट तीन तरीकों से डिटरमिन हो सकता है, फिक्स्ड, मार्केट एंड अ मिक्स्ड, और यू कैन से अ फ्लोट, सॉरी मिक्स्ड फ्लोट, मिक्स्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज. क्या होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो होता है जब गवर्नमेंट आकर ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि $1 विल ट्रेड फॉर एग्जांपल 85 रुपीज, so it is fixed by the government of the country or you can say the जो भी टेरिटरी है. जब फिक्स हो जाएगा तो व्हाट इज इट इज नोन एज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. कौन सी कंट्रीज को फॉलो करती थी? चाइना आज से थोड़ा टाइम पहले तक वाज नोन टू ऑफिशियली फॉलो व्हाट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. सेकेंड हमारा कौन सा हो जाता है? मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट. इसका मतलब ये होता है कि $1 विल ट्रेड फॉर 85 रुपीज और 80 रुपीज और 60 रुपीज विल बी डिटरमिन्ड बाय द market forces. What are the market forces? Simply the demand and supply. कल को अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये अनाउंस कर देती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी भी इंडिया में आ रही है उस पर हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, इट इज टैक्स फ्री, तो अ लॉट ऑफ पीपल विल वांट टू कम टू इंडिया, इन्वेस्ट करना चाहेंगे इंडिया में. इंडिया में अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है तो रुपी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, होगी डिमांड इंक्रीज. राइट, कोई यूएसए का बंदा अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कि उसको डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब लाके इंडिया की किसी कंपनी में वो इन्वेस्ट कर पाएगा. जैसे ही रुपी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उसके प्राइस को क्या हो जाएगा, प्राइस विल आल्सो इंक्रीज. किसी चीज की अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस विल आल्सो इंक्रीज. वहीं अगर कल को गवर्नमेंट बोल देती है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए एफडीआई बंद कर रहे हैं, जितनी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स है वो वापस ले जाओ, या फॉर एग्जांपल आज के बाद हम अलाउ नहीं करेंगे, तो रुपी की डिमांड क्या हो जाएगी एंड द प्राइस इज आल्सो गोइंग टू फाइन. सो दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ अ मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट. जो मार्केट में चल रहा है, अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो रही है तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम. अभी फॉर एग्जांपल सिंपल सी बात है, द एक्सचेंज द इंटरेस्ट रेट in USA was high. ठीक है, अभी पिछले कोविड के बाद से 1-1.5 साल से यूएसए में इंटरेस्ट रेट क्या था, हायर. तो ज्यादा लोग क्या करने की कोशिश कर रहे थे, यूएसए में इन्वेस्ट. जो अमेरिकन है वो तो कर ही रहे थे, बाकी लोग भी क्या कोशिश कर रहे थे कि हम ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट करते, यूएसए में. अब यूएसए में इन्वेस्ट करना है तो कौन सी करेंसी की डिमांड इंक्रीज होगी, डॉलर. तो सिंपल बात वही थी कि डॉलर का जो एक्सचेंज रेट था वो क्या होता जा रहा था, एक्सचेंज, और यू कैन से डॉलर क्या होता जा रहा था. Fine, this is a simple mechanism of demand and supply. इसके बाद आता है हमारा थर्ड मेथड which is known as mixed flow. इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट. ठीक है, जैसे पानी में तैर रहा है, जिस तरफ से फोर्स आया डिमांड एंड सप्लाई का, उस तरफ को आपका एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा, किसी भी चीज से उसको कंट्रोल नहीं किया हुआ. फिर हमारा आता है मिक्स्ड फ्लोटिंग, जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं. उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सचेंज रेट क्या छोड़ा हुआ है, ओपन मार्केट पे छोड़ा हुआ है, हम फिक्स नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये करती है, हमने मार्केट हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स नहीं है, हमने क्या बोला हुआ है, मार्केट में है, डिमांड एंड सप्लाई जैसे आएगी वैसे हम उसको चेंज होने देंगे, बट हम एक क्या रखते हैं उस पर, एक रेगुलेटरी नजर. ठीक है, सिंपल मतलब ये है कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और आरबीआई ये देख लेता है कि प्राइस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, प्राइस को डिक्रीज करने की कोशिश करता है. और अगर रुपी का प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तो वो क्या करने की कोशिश करता है, प्राइस को बहुत ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करता है. ठीक है, अगर मैं सिंपली पूछूं किसी चीज का प्राइस डिक्रीज करना है तो आप कैसे उसको कर सकते हो, सप्लाई
सप्लाई को इंक्रीज करके। तो यही आरबीआई करता है, जब उसको दिखता है कि रुपी का प्राइस तो बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है तो वो क्या कर देता है, सप्लाई इंक्रीजेस। जब प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या कर देते हैं, ये तीन मेथड्स होते हैं, फिक्स्ड, मार्केट एंड द मिक्स्ड फ्लोटिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, द डर्टी फ्लोट। फाइन। तो पहले हम बेसिक्स ऑफ एक्सचेंज रेट लिख लेते हैं, फिर हम जाते हैं कि रुपी का जो एक्सचेंज रेट है वो अभी वीकनिंग क्यों हो रहा है। पहले इसमें एक लाइन लिख लो, एक्सचेंज रेट is the price of the currency of a nation is the price of currency of a nation in terms of another currency, in terms of another currency, full stop. It is the price at which one currency can be traded or exchanged for another. One currency can be traded or exchanged for another. For example, $1 is equal to 85 rupees. $1 is equal to 85. Types of exchange rate system. Types of exchange rate system. Number 1, fixed exchange rate. Fixed exchange rate. इसमें लिख लो हाइफन डाल के. It is one wherein the exchange for a currency is fixed by the government. It is one wherein the exchange rate for a currency is fixed by the government. Number 2, flexible exchange rate system. Flexible exchange rate. It is also known as floating exchange rate. It is also known as floating exchange rate. Stop. Here the rate of exchange is determined purely by the forces of demand and supply. The rate of exchange is determined purely by the forces of demand and supply. Full stop. There is no intervention by the government. There is no intervention by the government. Fixed and market में से which exchange rate will be more stable? Fixed exchange rate. थोड़ा predictable रहता है कि government अगर change भी करेगी तो 1, 2 या 10. मार्केट वाला is purely based on market. कोविड आया एकदम चेंज हो सकता है, एक्सचेंज रेट इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो एकदम वो फ्लक्चुएट कर सकता है. तो इसमें लिख लो it experiences more fluctuation and variability. Flexible वाले में लिख लो it experiences more fluctuation and variability.
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में अगर जगह है तो वहां पर एक लाइन लिख लेना, इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी, इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी। एंड लास्ट लिख लो मिक्स्ड फ्लोटिंग, मिक्स्ड फ्लोटिंग ER एक्सचेंज रेट। मिक्स्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट देख लो, इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम, it is a hybrid system in which it is a hybrid system in which exchange rate is determined by the market forces exchange rate is determined by the market forces but central bank intervenes, but central bank intervenes to keep the fluctuations within certain limits. Keep the fluctuation within certain limits. Stop. It is also known as dirty float. It is also known as dirty float, and you can just write down star mark करके Government of India follows this. And in fact, most of the countries today are following a mixed exchange rate or the hybrid model. Government of India has been following this. Everybody is clear? Exchange rate क्या होता है? अगर हम ये बोल रहे हैं कि $1.85 है तो वो नंबर कैसे आ रहा है? $1 फॉर एग्जाम्पल 90-95 पाउंड है तो वो नंबर कैसे आ रहा है? 3 तरीकों से आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे फॉलो करती है? मिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। नाउ द सेकंड पॉइंट इज वीकनिंग ऑफ द रुपी। तो आप एक सब हेडिंग दे सकते हो, वीकनिंग ऑफ रुपी। हमने ये बोला कि आज से एक डिकेड पहले $1 वॉज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 61 रुपीज, फिर ये करते करते $1.70 हुआ, $1.80 हुआ मे बी, एंड नाउ $1 इज इक्वल टू 85। तो अगर आप इस प्रोसेस में देखो, आप पहले 61 रुपीज देकर $1 खरीद सकते थे, आज के टाइम पे आपको 85 रुपीज देकर $1 खरीदना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि रुपी वीक हो रहा है। रुपी वीक होने का क्या मतलब होता है? द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी इज डिक्रीजिंग, द परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी इज डिक्रीजिंग। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन ऑफ द। जैसे जैसे आपको $1 एक्वायर करने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं या ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। वही इसके उल्टे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। अगर $1.61 था, फिर $1.50 हो जाता, $1.40 हो जाता, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? एप्रिसिएशन। क्योंकि $1 देने के लिए आपको जो पैसे देने हैं, रुपीज देने हैं, वो क्या होते जा रहे हैं? कम। which means the purchasing power of the rupee would have been increasing, and rupee क्या हो रहा होता? strong, या आप उसको बोल सकते हो मजबूत as compared to what? dollars। इन दो वर्ड्स के अलावा दो चीजें और आती है, वन इज devaluation and devaluation। क्या होता है इनमें डिफरेंस? मार्केट फोर्सेस एंड जब हमने बात करी कि एक्सचेंज रेट हमारा क्या है? फ्री फ्लोट में है या मिक्स फ्लोटिंग में है और रुपी गिरता जा रहा है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? डेप्रिसिएशन। स्ट्रॉन्ग होता जाएगा तो क्या बोल देंगे? एप्रिसिएशन। वहीं अगर कोई करेंसी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में है और गवर्नमेंट ने खुद ये डिसाइड किया कि $1.61 है या $1.85 है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? डीवैल्यूएशन।
done by the government and not by the market forces, it is called devaluation. Process बिल्कुल same है, वहीं यहाँ पर भी process बिल्कुल same है. When it is done by the government, it will become revaluation, मतलब it will be called revaluation rather than appreciation, right? तो तुम देख लो, the weakening of the rupee, the weakening of the rupee refers to its depreciation weakening of rupee refers to its depreciation as compared to a foreign currency, as compared to a foreign currency, which in this case is dollar. Which in this case is dollar. Full stop. The reverse process of strengthening of rupee the reverse case of strengthening of rupee is termed as appreciation. Is termed as appreciation. Paragraph change करके लिख लो. There are differences in devaluation and depreciation. There are differences in devaluation and depreciation. You can make a small table like this. One side you can write depreciation, one side you can write devaluation. And we'll write 3 points. Number 1, devaluation में लिख लो. Devaluation, it is the reduction in the price of domestic currency. It is reduction in the price of domestic currency in terms of other foreign currencies. In terms of other foreign currencies. Devaluation में second point, it takes place due to government actions. It takes place due to government actions. Last point, it takes place in a fixed exchange rate system. It takes place in a fixed exchange rate system. Come to the depreciation side. इसमें लिखो, it is the fall in the market price of a currency it is a fall in the market price of a currency in terms of a specific foreign currency. It is a fall in the market price of a currency in terms of a specific foreign currency. Devaluation में हमने क्या लिखा है? It takes place due to government. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? It takes place due to the market forces of demand and supply. It takes place due to the market forces of demand and supply. लास्ट पॉइंट क्या होगा?
इसमें स्पेसिफिकली लिख लो, इट टेक्स प्लेस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट टेक्स प्लेस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. इट कैन बी फ्लोटिंग और डर्टी फ्लोटिंग वाला मेथड. Everybody is clear what is depreciation, appreciation, and how they are different from devaluation and revaluation. Now coming to the next factor, that what are the factors behind an exchange rate. किन किन factors से एक country का exchange rate affect हो सकता है. बताओ क्या क्या factors हैं जो एक country का exchange rate को affect कर सकते हैं. Import export is one factor. कैसे इम्पैक्ट करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट को. As the import of a country increases, the demand of a foreign currency will increase. Foreign currency की डिमांड इंक्रीज होगी, which means foreign currency का प्राइस इंक्रीज होगा, which means आपकी करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, या स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम. वहीं अगर इसका उल्टा कर दें, किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं, which means डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. राइट, किसी ने इंडिया से पेन खरीदना है, फॉर एग्जांपल इंडिया पेन एक्सपोर्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो लोगों को रुपी चाहिए होगा टू बाय मोर फ्रॉम इंडिया. तो एज द डिमांड फॉर रुपी इंक्रीजेस, its strength or its price is bound to increase. So one factor is import export. One और factor which affects exchange rate, interest rate, or you can say monetary policy of a. ठीक है, जो अभी हमने अमेरिका के केस में देखा, पिछले 1-1.5 साल से जो अमेरिका का फेडरल रिजर्व है या फेडरल बैंक है, वो क्या कर रहा है, अपना इंटरेस्ट रेट को क्या रख रहा है, हाई. अगर किसी कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई है, विच मीन्स इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री आर ल्यूक्रेटिव, इंक्रीज करेंगे, लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है वहां पर. किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो उसकी करेंसी की डिमांड विल इंक्रीज. डिमांड इंक्रीज विच मीन्स प्राइस इंक्रीज, और वो ये बोल सकते हैं कि डॉलर क्या हो रहा है, स्ट्रेंथन हो रहा है. एनीथिंग एल्स. इन्फ्लेशन कैसे, inflation, which means your purchasing power of your currency is reduced, and as the purchasing power of your currency reduces, आप कह सकते हो कि आपकी रुपी क्या हो रही है, weak, while the foreign currency is comparatively strong. Right? Anything else? Factors which affect the exchange rate of a currency. क्या इसमें हम political factors डाल सकते हैं? Political factors या in general the domestic factors of a country. श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, राइट, आज से 1-1.5-2 साल पहले. ऑल ऑफ अ सडन वहां पे टूरिज्म भी डिक्रीज होगा. ठीक है, जितने लोग श्रीलंका के साथ ट्रेड करना चाहते थे वो भी डिक्रीज होगा. करेंसी ऑफ श्रीलंका की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज. अफगानिस्तान में क्राइसिस हुआ, राइट, कोई अफगानिस्तान में कोई काम करने जाना चाहता था, टूरिज्म के लिए जाना चाहता था, पढ़ने के लिए जाना चाहता था, जस्ट फॉर एग्जांपल, वो सब डिक्रीज हो जाएंगे. तो द डिमांड ऑफ द करेंसी इज बाउंड टू डिक्रीज. सो द पॉलिटिकल या फिर डोमेस्टिक सिचुएशन ऑफ द करेंसी कंट्री ऑल्सो मैटर्स. राइट, तो वी कैन राइट डाउन द फैक्टर्स. इंटरनेशनल लोन्स, यस. इकोनॉमिक रीजंस, इकोनॉमिक रीजन बोल सकते हो, इकोनॉमिक सैंक्शंस बोल सकते हो. राइट, उसके अलावा एक और फैक्टर आता है जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IMF एंड वर्ल्ड बैंक. इंडिया 1991 में किसके पास गया था, IMF के पास लोन लेने. क्यों, क्योंकि इंडिया में क्या हो गया था, वन वर्ड, व्हाट हैपेंड 1991. हाँ, फॉरेक्स रिजर्व खत्म होने को क्या बोलते हैं, POP क्राइसिस. ठीक है, योर आंसर शुड बी वेरी
crisp, or you can say to the point. So what happened in 1991 was BOP crisis. इंडिया के पास डॉलर्स खत्म हो चुके थे, IMF के पास गए वो लोन लेने, एंड IMF ने लोन देने से पहले एक सिंपल कंडीशन रखी, मतलब बहुत सारी कंडीशंस रखी थी, उसमें से एक कंडीशन क्या थी, डी वैल्यू योर करेंसी. सो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो प्ले अ स्पेसिफिक रोल. स्पेसिफिकली यहाँ पर कौन आता है, IMF एंड आल्सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है एक्सचेंज रेट में? हाँ, वो आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे नजर रखते हैं कि आप एकदम अपने इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट मत करो, एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर फ्लक्चुएट नहीं होंगे तो योर करेंसी रेट विल आल्सो स्टे इन अ, you can say, a range or a stable situation, right? Anything else, factors which affect the exchange rate? इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा ये बोल सकते हो, द ट्रस्ट और द क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. आज की डेट में nobody, no country would want to trade with, for example, Pakistan, but countries might want to trade with, for example, India. ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी, कोई रीसेंट एग्जांपल इसमें? मॉरिशस कैन बी वन एग्जांपल, बट सबसे रीसेंट एग्जांपल है द अनसर्टेनिटी अबाउट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इन USA, राइट? अब लोगों को नहीं पता कि कल को क्या हो जाएगा, कल को वो टैरिफ इंक्रीज कर दे, डिक्रीज कर दे, तो जो USA के लोग हैं वो अपना पैसा USA में रखना चाहते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो USA में फिलहाल पैसा नहीं लगाना चाहते. तो ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, द स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी आल्सो इम्पैक्ट द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी. Fine. So we can note this down. Factors affecting exchange rate. Number 1, exports and imports. Exports and imports. Exports earn foreign currency. Exports earn foreign currency, whereas imports require payment in foreign currency. Whereas imports require payment in foreign currency. Full stop. Hence exports increase leads to currency appreciation. Exports increase leads to currency appreciation, while imports increase may lead to depreciation. Number 2 is interest rate. Number 2 is interest rate. When interest rate is higher, it leads to attracting foreign currency inflows. While lower interest rate leads to outflows. Right, and inflows and outflows will impact the exchange rate. Next point लिख लो, inflation rate. Inflation rate, इसमें लिख लो, it impacts the purchasing power
it impacts the purchasing power of a currency, impacting its rate of exchange. Impacting its rate of exchange. इसमें generally inflation leads to depreciation of rupee. Generally inflation leads to depreciation of rupee. Next point, intervention by RBI. Intervention by RBI. कैसे इंटरवीन करता है आरबीआई एक्सचेंज रेट में? एक तो मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, इंटरेस्ट रेट, एनीथिंग एल्स? कैसे करता है वो? रेपो रेट कैन बी वन, समथिंग एल्स? कैश रिजर्व रेशियो के अलावा RBI has forex reserve. RBI is the custodian of forex reserve of the country. लीगली एक लिमिट के ऊपर डॉलर कौन रख सकता है अपने पास? RBI. अब सिंपल सी बात यह है कि कंट्री का डॉलर जितना भी है वो किसके पास पड़ा है? RBI के पास. RBI ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है. सिंपली अगर RBI मार्केट में डॉलर रिलीज कर दे या जिसको हम बोलते हैं सेल कर दे, तो द सप्लाई ऑफ डॉलर्स विल इंक्रीज. मार्केट में जैसे ही सप्लाई ऑफ डॉलर इंक्रीज हुई उसका प्राइस क्या हो जाएगा? ठीक है. और अगर अभी आप गूगल करोगे तो गिवन क्योंकि रुपी गिरता जा रहा है, अब आरबीआई को कुछ तो करना था, तो आरबीआई ने क्या किया अभी रिसेंटली? डॉलर्स उसने रिलीज कर दिए. रिलीज कैसे करते हैं? सिंपली स्वैप एग्रीमेंट्स. ठीक है, बैंक्स के पास जाते हैं कि आप अपना रुपी हमें दे दो, हमसे इन रिटर्न क्या ले लो? डॉलर्स. ठीक है, तो डॉलर मार्केट में रिलीज हो गए. जैसे मार्केट में रिलीज हुए, द सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस विल डिक्रीज. वहीं अगर आरबीआई को लगता है कि जो हमारा फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज्यादा लो हो गया है, लो मतलब करेंसी बहुत ज्यादा क्या हो गई है? एप्रिशिएट. $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज हो गया, 20 रुपीज हो गया. सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू? डॉलर्स को क्या कर देगा? इट विल बाय फ्रॉम द मार्केट. उनका प्राइस इंक्रीज होता जाएगा. जो रुपी का एक्सचेंज रेट है वो थोड़ा क्या हो जाएगा? स्टेबल. फाइन. तो इसमें लिख लो इंटरवेंशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट. To reduce the volatility of exchange rate, RBI intervenes. Full stop. For example, it sells dollars. When rupee depreciates too much and purchases when rupee appreciates beyond a limit. Rupee appreciates beyond a limit. इसमें एक डेटा लिख लो या फैक्ट लिख लो स्टार मार्क करके. After being a net buyer, of US dollar, after being a net buyer of US dollars for 3 years, comma, RBI turned into a net seller. RBI turned into a net
seller in fiscal year 23. In fiscal year 23. Make sense? क्यों आरबीआई ने सेल करना शुरू कर दिया था डॉलर? क्योंकि रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होता जा रहा था. जैसे ही उन्होंने मार्केट में डॉलर्स रिलीज करने शुरू किए, द प्राइस विल कम टू अ मॉडरेशन. राइट? क्या चीज? तो हमें तो इंडिया से मतलब है. यूएस डॉलर का चाइना के साथ क्या एक्सचेंज रेट है, उसको इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता. किनका करना है? हम अथॉरिटेरियन थोड़ी ना है, हम क्यों करेंगे? लेट पीपल डू व्हाट दे वांट टू डू. वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, एंड दैट इज ओनली व्हाट वी कैन कंट्रोल. पाकिस्तान एंड चाइना जितना मर्जी ट्रेड करते जाए, हम नहीं कंट्रोल कर पाए. राइट? एंड लास्ट लिख लो, डोमेस्टिक फैक्टर्स. डोमेस्टिक फैक्टर्स. changes in investment policy. changes in investment policy. कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? फॉरेन इन्वेस्टमेंट. क्या होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स? एफडीआई एंड एफआईआई और एफपीआई. तीन तरीके से होती है मेजरली, एफडीआई और एफपीआई. एफपीआई का एक सबसेट होता है एफआईआई. राइट? चेंजेस इन क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अफेक्ट्स द डिमांड एंड अफेक्ट्स द एक्सचेंज रेट. affects the exchange rate. कंट्री ए, कंट्री बी. कंट्री ए से कंट्री बी में जो इन्वेस्टमेंट्स जाती हैं, या किसी भी फॉरेन की कंट्री से जो इन्वेस्टमेंट आते हैं, उसको हम इन जनरल क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मेजरली दो तरीके से आती हैं. वन इज एफडीआई विच इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. सेकंड इज योर एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का एक सबसेट होता है एफआईआई विच इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. इन दोनों चीजों का या इन तीनों चीजों का सिंपल मतलब ये होता है कि बाहर की कंट्री से ए कंट्री विच कैन बी इंडिया, विच कैन बी यूएसए, विच कैन बी एनी कंट्री, उसमें क्या आ रही है? इन्वेस्टमेंट. सिंपल सा रूल, अगर बेसिक सिंपल रूल ये होता है कि अगर इन्वेस्टमेंट लेस देन 10% ऑफ ओनरशिप ले रही है तो वो क्या बन जाती है? एफपीआई. अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अमेरिका का बंदा इंडिया के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट की टोटल ओनरशिप फॉर एग्जांपल 100 रुपीज की है और उसने इन्वेस्टमेंट कितने की करी है? 5 रुपीज की. लेस देन 10% है तो उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोल देते हैं? एफपीआई और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. वहीं अगर कोई इन्वेस्टमेंट मोर देन 10% की हो जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये है इसका बेसिक सिंपल डिफरेंस. उसके अलावा इसमें डिफरेंसेस ये रहते हैं कि एफडीआई इज मोर लॉन्ग टर्म. अब जिस बंदे ने 10% इन्वेस्ट किया है वो एकदम इन्वेस्टमेंट निकालने से पहले सोचेगा, साथ में टेक्नोलॉजी लेके आएगा, साथ में कुछ इंप्रूवमेंट करेगा. एफपीआई इज ऑल्सो नोन एज मनी ऑन व्हील्स. ये जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जा भी सकता है. क्यों? क्योंकि सिर्फ लेस देन 10% है. बंदे ने आज पैसा बेच के शेयर्स बेच के किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया. इज एफपी. फाइन. बाकी जब आप इकोनॉमिक्स एक बार हो जाएगी तो थोड़ा बेटर समझ आ जाएगा. होता है इनका सिर्फ यही मतलब है कि बाहर की कंट्री से आपकी कंट्री में क्या आ रही है? इन्वेस्टमेंट. बेसिकली अगर आप थोड़ा सा बेसिक्स ऑफ स्टॉक में जाए तो व्हेन यू बाय अ कंपनीज स्टॉक तो आप क्या करते हो? उस कंपनी की शेयर होल्डिंग खरीद रहे हो. यही होता है. अब एक प्रोजेक्ट है फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का, ठीक है, आपने उसमें 1 करोड़ रुपया लगा दिया तो आपने कितनी ओनरशिप ले ली उसमें?
1% फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स ठीक है, या 10% जितनी भी बनेगी, दैट इज योर ओनरशिप ऑफ द प्रोजेक्ट. कल को अगर प्रोजेक्ट 100 करोड़ से ग्रो कर जाता है तो आपको कितना बेनिफिट होने वाला है उसमें? 1% का. अगर आपने एक प्रोजेक्ट में या एक कंपनी में इतना पैसा लगा दिया कि आपकी जो ओनरशिप थी या उस प्रोजेक्ट की शेयर होल्डिंग थी वो कितनी हो गई? 45%. ठीक है, तो कल को अगर ये प्रोजेक्ट 2 रुपए से भी ग्रो हुआ तो आपका कितना शेयर है उसमें? 45%. ये तो तब है अगर आप इंडिया में हो. अगर वही आपने इतनी इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन कंट्री में कर दी तो वो क्या बन जाएगा? एफडी. ठीक है, वहीं अगर ये जो ओनरशिप थी या जो ये शेयर होल्डिंग थी ये आपने सिर्फ कितनी करी है? 3% करी है. ठीक है, कल को अगर इसको 100 रुपए का बेनिफिट होता है तो आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है? 3%. 100 रुपए का नुकसान होता है तो आपकी शेयर होल्डिंग कितनी है? 3% फॉर एग्जाम्पल. तो आप कहां पर आते हो? एफपीआई. अगर कहाँ है? इंटरनेशनल. ठीक है, आप इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो. इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का सिंपल तरीका क्या है? स्टॉक मार्केट. यही होता है जब आप कोई किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो तो आप उस कंपनी के क्या खरीद रहे हो? शेयर होल्डिंग्स. राइट. अगर वो कंपनी ग्रो कर जाती है तो आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है और आपको एक डिविडेंड उसमें से मिल जाता है. क्यों? क्योंकि आपके पैसे से कंपनी ने क्या किया है? ग्रो. ये तब है जब आप इंडिया में हो. अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे होना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एफडीआई एंड एफडीआई. ठीक है, अगर आप कल को वही सिंपल सा एग्जांपल है, इंडिया ये बोल देती है कि जितनी भी एफडीआई इस कंट्री में आ रही है बाहर से वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. आप उससे 100 करोड़ कमाओ, 200 करोड़ कमाओ, इट इज टैक्स फ्री. तो इंडिया में एफडीआई इंक्रीज होंगे, लोगों को ल्यूक्रेटिव लग रहा है. इंडिया में एफडीआई इंक्रीज होंगे मींस रुपी की डिमांड विल इंक्रीज. रुपी की डिमांड इंक्रीज होने से इट्स एक्सचेंज रेट विल बी अफेक्टेड. फाइन. सो वन ऑफ द डोमेस्टिक फैक्टर्स कैन बी चेंज इन द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. और लिख लो कॉमा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसी में लिख लो डोमेस्टिक फैक्टर्स में चेंज इन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या जो भी लिखा था, कॉमा change in political stability, change in political stability and other factors like war and other factors like war. हाँ, कोविड के टाइम पे इफेक्ट हुआ था. जो ये अभी यूएसए का चल रहा है सब कहाँ से शुरू हुआ है? कोविड के टाइम से. हाँ, इन्फ्लेशनरी एकदम वो हो गया था ना, उन्होंने डॉलर एकदम रिलीज कर दिया था मार्केट. कौन सा रहेगा? एक लास्ट अब इसमें लिखो ये वाला, द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. International factors like economic sanctions, international factors like economic sanctions, इकोनॉमिक सैंक्शंस जैसे यूएसए ने लगा दिया चाइना पे. ठीक है, अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड करती है तो यूएसए हम पे क्या लगा देगा? सैंक्शंस. जस्ट एन एग्जांपल. ठीक है, अब जैसे पहले यूएसए ने बोला था कि अगर कोई भी कंट्री ईरान या आई थिंक ईरान से अगर तेल खरीदती है तो उनपे क्या लग जाएंगी? सैंक्शंस. यूएसए उनसे बात नहीं करेगा फॉर एग्जांपल. तो अब कंट्रीज ईरान से ट्रेड नहीं करेंगी. कंट्रीज अगर ईरान से ट्रेड करना बंद कर देंगी तो उसका एक्सचेंज रेट विल चेंज. हाँ हाँ, मतलब वही जैसे अब और एक और चीज रहती है इकोनॉमिक सैंक्शंस के अलावा, ट्रेड वॉर. ट्रेड वॉर या करेंसी वॉर बोलते हैं जिसको. पढ़ा है किस? करेंसी वॉर सुनिए किसी ने? किसके बीच में हुई थी? चाइना एंड यूएसए. चाइना एंड यूएसए के बीच में क्या हो गया था? करेंसी वॉर हो गई थी. दोनों ने अपने एक्सचेंज रेट बहुत ज्यादा लो करने शुरू कर दिए थे टू चेंज द ट्रेडिंग पैटर्न. उधर यूएसए बोल रहा था कि हम कम करते जा रहे हैं, तो चाइना बोल रहा था हम करते जा रहे हैं. तो जो इंटरनेशनल फैक्टर्स होते हैं, राइट, सैंक्शंस लग गई या करेंसी वॉर हो रहा है, इन सब चीजों से क्या इफेक्ट होता है? हमारा एक्सचेंज रेट. इकोनॉमिक सैंक्शंस, कॉमा conditions by international organizations, conditions by international organizations
like IMF, WTO, like IMF, WTO, World Trade Organization. IMF is International Monetary Fund. ठीक है, अब ये तो फैक्टर्स हैं जिससे हमारा एक्सचेंज रेट क्या हो सकता है, कम या ज्यादा. अगर अब हम डिस्कस करें वीकनिंग ऑफ द रुपी से, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया. इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर्स के अगेंस्ट गिरता ही जा रहा है, 85 हो गया है. एक्सपेक्टेड आगे यही है कि इट इज बाउंड टू फर्दर यू कैन से डेप्रिशिएट. तो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, क्या इम्पैक्ट है इस चीज का. एक्सपोर्ट्स विल राइज. एक्सपोर्ट्स विल राइज से बेटर ये है कि एक्सपोर्ट्स बिकम मोर कंपेटिटिव और चीपर. हमें नहीं पता एक्सपोर्ट्स राइज होंगे कि नहीं होंगे, मे बी इंडियन क्वालिटी गुड्स की वो क्वालिटी नहीं है, बट एक चीज हमें पता है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चीपर. एनीथिंग एल्स. इंपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट विल उल्टा, इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज. ठीक है, आज से 10 साल पहले एक बंदा अगर $1 की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा था इंडिया में तो उसको सिर्फ 60 रुपीज चाहिए थे, बट आज अगर वो लेके आ रहा है तो कितने, 85 रुपीज. राइट, इन्वेस्टमेंट इज डिक्रीजिंग. इंपोर्ट्स, डिक्रीज से बेटर वर्ड ये है कि द इंपोर्ट बिल यू कैन से विल इंक्रीज और इट विल बिकम एक्सपेंसिव. $1 is equal to 61 rupees. $1 is equal to 85 rupees. Foreign investment might increase, right? क्योंकि पहले अगर एक बंदा $1 लेके आ रहा था तो 61 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर पा रहा था, आज अगर वो $1 लेके आ रहा है तो 85 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रहा है. सो इन्वेस्टमेंट. एनीथिंग एल्स. फॉरेक्स रिजर्व पे कोई फर्क पड़ेगा. फॉरेक्स रिजर्व इज डिक्रीजिंग. अभी हमने पढ़ा RBI has become a net seller. पहले वो क्या था, net buyer. So your forex reserve is decreasing, right? तो इसको लिख लेते हैं ब्रीफ में, implications of weakening rupee for India. इंक्रीज, राइट, क्योंकि आपके एक्सपोज आप बोल सकते हो सस्ते होते जा रहे हैं, तो देयर आर मोर पीपल हु आर विलिंग टू बाय योर प्रोडक्ट्स. इम्प्लीकेशंस लिख लो, इसमें लिख लो, अ वीकर रुपी कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स. A weaker rupee can have both positive and negative effects on India. Number 1, the rising cost of imports. The rising cost of imports. इसमें लिख लो, the import bill will increase. The import bill will increase even if volume remains unchanged. Even if volume remains unchanged. अब इंपोर्ट बिल इंक्रीज करने से क्या होगा इंडिया में इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज, कोई इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे. सबसे ज्यादा इंडिया क्या इंपोर्ट करता है,
फ्यूल एंड फ्यूल इज द यू कैन से बेसिक ऑफ द इकोनॉमी. जैसे आप देखो डीजल या पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, इवन आपके वेजिटेबल्स के प्राइस भी इंक्रीज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज. तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. सेकंड पॉइंट, इट हैज अ स्पाइरलिंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन. It has a spiraling impact of या effect of increasing inflation. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ओवरसीज बोरोअर्स, ओवरसीज बोरोअर्स, जिन लोगों ने बाहर से लोन लिया हुआ है अक्रॉस द बॉर्डर, उनको क्या होगा? बेनिफिट या नुकसान? कैसे? क्योंकि उन्होंने अगर आपका डॉलर सिंपल एग्जांपल यही है. आज से 10 साल पहले फॉर एग्जांपल आपने 61 रुपीज का लोन लिया, ठीक है, तो आपको कितने मिल गए? $1. आज अगर आपको $1 का लोन वापस करना है तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 85 रुपीज. तो इसमें लिख लो, ओवरसीज बोरोअर्स विल फेस हायर रीपेमेंट कॉस्ट. Overseas borrowers will face a higher repayment cost. And एक last point लिख लो उसमें, forex reserves tend to decrease. Forex reserves tend to decrease. और अगर हम अलग से फॉर वो लिख लें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ये तो नेगेटिव हो गए ना मोस्टली, पॉजिटिव में लिख लो, exports become cheaper and hence more competitive. Exports become cheaper and hence more competitive. Second point, people earning in foreign currencies, people earning in foreign currencies will be benefited. People earning in foreign currencies will be benefited. Next point लिख लो, the incoming investments, the incoming investments will become lucrative. The incoming investments will become lucrative. इनकमिंग इन्वेस्टमेंट, जो लोगों ने इंडिया में इन्वेस्ट करना है उनके लिए क्या है? कौन लोग? उनके लिए भी हाँ, वो ये आप कह सकते हो कि वो इस टाइम पे पैसा निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको प्रॉफिट मिल रहा है. हाँ, तो दे विल स्टॉप द डिसइन्वेस्टमेंट ना. डिसइन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे आप? $1 61 रुपीज. तो उन्हें तो बेनिफिट हो रहा है ना. पहले $1 was 50 rupees. Now $1 is 100 rupees. $1 मिल रहा था. उनको नुकसान हो रहा है.
बट जो बंदा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है इंडिया में, अगर वो आज से 10 साल पहले $1 की इन्वेस्टमेंट करता तो उसकी कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही थी? 50 रुपीज की। बट आज अगर वो $1 की इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसको कितने रुपीज के शेयर मिल रहे हैं? अगर आप एक्सचेंज करते हो वापस तो कम हो जाएंगे, बट आपको शेयर होल्डिंग ज्यादा मिल रही है ना। एक मिनट, आप इस चीज से मत कंपेयर करो कि पहले क्या था और अब क्या था। अगर आप आज की डेट में देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट इनकमिंग इन्वेस्टमेंट। इनकमिंग इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, पहले आपको फॉर एग्जांपल इंडिया में 50 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी थी तो आपको कितने डॉलर खर्च करने थे? 1। आज अगर आपको इंडिया में 50 रुपीज की इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कितने डॉलर खर्च करने? 0.5। राइट। अगर आप पहले $1 खर्च कर रहे थे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रुपीज की है? आज वही अगर आप $1 खर्च कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 100 रुपीज। उनको फायदा होगा। दूसरी बात, जो लोग इंडिया में बैठ के फॉरेन कंट्री से अर्न करते हैं, राइट, बीपीओ वाला काम हो गया या फिर आप फ्रीलांसिंग वाला काम है, आपको डॉलर्स में अर्निंग हो रही है। जैसे जैसे डॉलर का दिस इज डेप्रिशिएटिंग, उनको क्या हो रहा है? फायदा। ठीक है, उनको फायदा होगा। अगर आप दूसरे पॉइंट से कंपेयर करते हो कि जिन लोगों ने पहले कर रखी थी और आज अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको क्या होगा? नुकसान। वो नेगेटिव में जाएगा, वो नेगेटिव में जाएगा। तभी मैंने बोला कि अगर आप बोल रहे हो ना कि एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, जरूरी नहीं एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होंगे कि नहीं। ठीक है, इंडिया के गुड्स की क्वालिटी भी इम्पैक्ट होती है, डिमांड भी इम्पैक्ट होती है, लोग मेड इन इंडिया चीज खरीदना भी चाह रहे हैं कि नहीं। इस चीज आप सिर्फ ये बोलोगे इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे? चीप। सॉरी, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? चीप। इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव। तो आप ये नहीं बोल सकते इंक्रीज होगी या डिक्रीज। वैसे आप इन्वेस्टमेंट को, मैंने ये डिक्टेट किया, ये मत बोलो कि इंक्रीज होगी कि डिक्रीज। आप ये बोल सकते हो इनकमिंग इन्वेस्टमेंट विल बिकम मोर ल्यूक्रेटिव। अब हमें नहीं पता वो आएगी नहीं आएगी, इंडिया की पॉलिसीज पे भी। अब ये भी तो हो सकता है ना, जैसे ही हमारी वीकनिंग हुई साथ में गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो नहीं होगी आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, राइट। आप फिर ये बोल सकते हो कि इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू एक्सचेंज रेट विल बिकम मोर ल्यूक्रेटिव। सो जो हमने लाइन लिखी है उसको आप चेंज कर लेना, इनकमिंग इन्वेस्टमेंट्स विल बिकम मोर ल्यूक्रेटिव। राइट, एंड ये पॉइंट लिख लिया था ना, पीपल अर्निंग देयर रेवेन्यूज इन फॉरेन करेंसी विल बी बेनिफिटेड, राइट। सो दीज आर द मेजर इम्प्लीकेशंस ऑफ रुपी। और गवर्नमेंट क्या कर रही है अब टू स्टॉप द वीकनिंग। एंड ये जो हमने पॉइंट्स लिखे ना पॉजिटिव, दीज वर द मेजर पॉइंट्स क्यों चाइना ने अपनी करेंसी क्या कर रखी थी? डीवैल्यू। हमने अभी बोला ना, पहले हमने पढ़ा था कि चाइना कौन सा मॉडल फॉलो करता था? फिक्स्ड करेंसी। ये अब थोड़ा सा इन्होंने मिक्स्ड की तरफ आए हैं। पहले इनका फिक्स्ड था, और फिक्स इन्होंने क्या कर रखा था? बहुत ज्यादा डेप्रिशिएटेड, मतलब करेंसी अपनी बहुत ही ज्यादा गिरा रखी थी ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, आपके एक्सपोर्ट्स क्या हो जाए? मोर ल्यूक्रेट, राइट। एंड व्हाट इज आरबीआई डूइंग या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग? कुछ बता दो, चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? हाँ, फॉर दिस प्रॉब्लम काफी हल्ला मचा हुआ है कि करेंसी जो है, one good point is that government of India is, you can say not nothing, but it is denying। ठीक है, वो कहीं ना किसी हद तक ठीक भी है कि वो ये डिनाई कर रहे हैं कि इट इज नॉट द रुपी दैट इज डेप्रिशिएटिंग बट इट इज द डॉलर दैट इज स्ट्रेंथनिंग। रुपी कमजोर नहीं हो रहा बट डॉलर क्या हो रहा है? मजबूत। उसके पीछे रीजंस भी हैं। वन रीजन इज यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो रहा है? हाई। एक्सपेक्टेड था कि लो करेंगे बट वो उस रेट पे लो नहीं हुआ है। ठीक है, नंबर वन इज यू कैन से डिप्लोमेटिक स्टैंड कह सकते हो उसको। नंबर टू इज आरबीआई हैज बिकम अ नेट सेल। ठीक है, आरबीआई अभी भी मिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी फॉलो करके डॉलर्स को ग्रेजुअली मार्केट में रिलीज कर रहा है, बट दे आर नॉट डूइंग एनी नी जर्क रिएक्शन जिसको बोलते हैं, कि एकदम एक्सट्रीम स्टेप ना लेके एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज ग्रेजुअल, राइट। बैंक, यूएस फेडरल रिजर्व या जो भी इसको बोलते हैं, फेडरल बैंक ऑफ यूएस। यूएस का इंडिया में आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिटरमिन करता है, यूएस में कौन करता है? उनका फेडरल रिजर्व। तो उसने जब इंटरेस्ट रेट हाई रखा हुआ है
national interest is the prime interest. हाँ जी. हाँ, डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, ये बोलो. इंडियन रुपी तो गिर रहा है ना, डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, डॉलर का प्राइस महंगा होता जा रहा है. पहले आपको $1 60 में मिल रहा था, आज $1 कितने में मिल रहा है? 85 रुपीज में. विच मीन्स डॉलर का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज, डॉलर महंगा हो गया. हाँ, बात उनकी ठीक है. वैसे देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, रुपी की डेप्रिसिएशन नहीं हो रही है, राइट. और इसके लिए एक और रीजन क्या देते हैं वो, रुपी की डेप्रिसिएशन क्यों नहीं हो रही है? दे आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन मार्क्स आए ना, विच मीन्स यू आर नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. ठीक है, ये आज नहीं हम डिस्कस करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, एंड तब तक आप इसके बारे में पढ़ के आना. नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट. इसमें होता, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एक रुपी को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? डॉलर के साथ. नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में क्या करते हैं, हम एक बास्केट बना देते हैं. और बास्केट किसकी बनती है? मेजरली डॉलर, युआन, रेनमिनबी, येन एंड पाउंड. जो 5 मेजर हार्ड करेंसीज हैं उनकी हम बास्केट बना लेते हैं. और फिर हम देखते हैं कि रुपी इन 5 करेंसी के साथ कैसे वेरी कर रहा है. तो सिर्फ डॉलर के हिसाब से नहीं देखते हम, 5 या 6 जितनी भी करेंसी उसमें आती है उसके हिसाब से देखते हैं. तो हमने ये देखा है कि डॉलर के अगेंस्ट तो वो गिर रहा है या वीक हो रहा है, बट जो नीर और वीर है वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि बाकी करेंसीज पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है काफी ठीक है उस मामले में. क्यों? क्योंकि नंबर 1, इट इज द यूएस दैट इज अफेक्टिंग इंडिया की. ना डिमांड कम हुई है, ना सप्लाई कम हुई है या ज्यादा हुई है. ठीक है, इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो लोग इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे वो करना चाह रहे हैं, जिसके साथ इंडिया पार्टनरशिप करना चाह रहा था वो सब कुछ ठीक चल रहा है. नंबर 1. नंबर 2, नीर और वियर पे इतना इफेक्ट नहीं आया. तो हमें यहाँ से ये पता चल जाता है कि जो इंडिया की करेंसी है वो सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट गिर रही है, बाकी करेंसीज के अगेंस्ट इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग. ठीक है, तो ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो इंडिया, जिससे हमें ये पता चलता है कि इट इज नॉट द वीकनिंग ऑफ रुपी बट द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर्स. नंबर 1. नंबर 2, हाउएवर, टू मॉडरेट द इफेक्ट कि 100 की जगह जो आप पे इम्पैक्ट है वो 70-80 का हो, आरबीआई इज टेकिंग ग्रेजुअल स्टेप्स एंड नथिंग नीजर. कुछ एक्सट्रीम नहीं कर रहे हैं, ग्रेजुअली हम स्टेप्स लेते जा रहे हैं, राइट. सो हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं. In the situation of depreciating rupee, in the डॉलर के अगेंस्ट, तो मेन रीजन यही है कि यूएस का जो रेट है दैट इज हायर, नंबर 1, और वो उसको डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, मतलब बहुत स्लो डिक्रीज कर रहे हैं. नंबर 2 रीजन इज द इनकमिंग ऑफ द ट्रम्प गवर्नमेंट. वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है. पीपल आर हाईली अनसर्टेन, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला. डॉलर यहाँ से इंडिया से उठ के कहाँ जा रहा है? वापस, राइट. क्योंकि जैसे ट्रम्प ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दी थी कि इंडिया इज अ अब्यूजर ऑफ ट्रेड पॉलिसी एंड टैरिफ पॉलिसीज, राइट. तो यहाँ से हिंट मिलता है कि जो यूएस की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, उस पर जो भी टैक्सेस हैं या जो भी कंडीशंस है दे आर बाउंड टू इंक्रीज. तो लोग इंडिया में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, अपना पैसा कहाँ रखना चाह रहे हैं? यूएस में, राइट. 2 मेजर रीजंस है फॉर व्हाट एवरीथिंग दैट इज. ठीक है, क्या लिखा था हमने? बस. In the situation of depreciating rupee, RBI has been taking gradual steps in the situation of depreciating rupee, RBI has been taking gradual steps to sell dollars and increase their supply in the market. Sell dollars and increase their supply in the market. Stop. However, it is crucial to note. However, it is crucial
to note that depreciating rupee is majorly driven due to the US monetary policy and is majorly restricted to dollar as a foreign currency. Full stop. This is very much evident. By comparatively stable NIR and RIR. Which is very much evident by the comparatively stable NIR and RIR. Nominal effective exchange rate, real effective exchange rate. और क्या कर सकते हैं हम टू कंट्रोल द डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी? हमारी वजह से हो रहा है, नहीं हो रहा, यूएस के अगेंस्ट रुपी क्या हो रहा है? डेप्रिशिएट. 85 मार्क टच कर चुका है. तो एक तो यही चीज हो सकती है कि आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट क्या करे? इंक्रीज कंपैरेटिवली. ठीक है, ताकि इन्वेस्टमेंट्स ल्यूक्रेटिव बने. आरबीआई क्या करे? डॉलर्स सेल कर दे, सप्लाई उनकी इंक्रीज कर दे. एनीथिंग एल्स वी कैन डू? एक्सपोर्ट को क्या बनाए? ल्यूक्रेटिव. ठीक है, विच मीन्स अपनी ट्रेड पॉलिसीज को क्या करे? थोड़ा सा ट्वीक. एक और चीज हम ये बोल सकते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज को क्या करे? ल्यूक्रेटिव. इंडिया में जो एफडीआई आ रही है उसमें फॉर एग्जांपल टैक्सेस कम कर दो, या फिर सिंपली उनको वन विंडो क्लियरेंस दे दो. राइट, उनको मोर इंक्रीज या मोर क्या बोल सकते हो, प्रमोट करो, सो दैट द डिमांड ऑफ रुपी शुड इंक्रीज. सो वी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ रुपी. अपना टूरिज्म इंप्रूव करोगे या टूरिज्म इंक्रीज करते तो डिमांड ऑफ रुपी विल इंक्रीज. राइट, तो पॉलिसी चेंजेस तो एक स्टार मार्क करके लिख लो. However, India can focus on improving its policies like trade, investment, monetary policy, etc. Trade, investment, tourism, monetary policy, etc. राइट, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन बायर्स हैं, उनका ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट कैपेबिलिटीज शुड इंक्रीज, ताकि रुपी की डिमांड इंक्रीज होए और रुपी क्या हो जाए? स्ट्रेंथ. क्लियर? द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट. द रुपी इज वीकनिंग. व्हाई इज इट वीकनिंग? इन जनरल करेंसी एक्सचेंज रेट किन फैक्टर से होता है? इंडिया में एक्चुअली क्या हो रहा है? क्या इंडिया की करेंसी एक्चुअली में डेप्रिशिएट हो रही है, नहीं हो रही है? अगर हो रही है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इज द मेजर. राइट, सो दिस कंप्लीट्स योर एक्सचेंज रेट वाला टॉपिक, बोथ फ्रॉम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू एंड करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू. दिस इज हाउ यू शुड रीड योर करंट अफेयर्स. कल को सिंपली अगर न्यूज आ जाती है कि रेपो रेट आरबीआई ने डिक्रीज कर दिया बाय 25 बेसिस पॉइंट, तो सिर्फ ये न्यूज नहीं पढ़नी है, आपने एक बार अपने मन में रिवाइज कर लेना आरबीआई के काम क्या होते हैं. व्हाट इज रेपो रेट? इंक्रीज करने से क्या होता है, डिक्रीज करने से क्या होता है. क्लियर? तो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉश एक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज. या अप्लाइंग पॉश एक्ट टू political parties. And why have we picked this topic?
करंट अफेयर्स में आया हुआ है, क्या था करंट अफेयर्स में, व्हाट इज द न्यूज? पॉश एक्ट टू पॉलिटिकल पार्टीज। एनीबडी, क्या न्यूज थी? हाई टाइम, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिपीटेड दिस, प्लीज न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दो, करंट अफेयर्स फॉलो करना शुरू कर दो. एनीबडी हु हैज इवन बेक्स आइडिया व्हाई दिस वाज इन न्यूज़? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पीआईएल गया था कि पॉश एक्ट विच इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ब्रैकेट में आता है रिहैबिलिटेशन, जो भी वो एक्ट हम ये लिख लेंगे, किस चीज पे अप्लाई हो जाना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टीज. और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? ये कर दो. सुप्रीम कोर्ट डिनाइड दिस, और उन्होंने क्या बोला कि ये हमारा काम नहीं है, गो एंड अप्रोच दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो न्यूज ये है कि एक पॉश एक्ट है इंडिया में, वो हम पढ़ते हैं क्या है क्यों है. पीआईएल गई थी सुप्रीम कोर्ट के पास कि उसको बोल दो कि किस पे अप्लाई होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने वो पीआईएल रिजेक्ट करते हुए ये बोला कि दिस इज नॉट आवर वर्क, गो टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड लेके जाएं तो एक वर्ड होता है जुडिशियल रिस्ट्रेन, और एक उल्टा वर्ड क्या होता है? जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म तब होता है जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बढ़ चढ़कर बोलता है कि ये चीजें कर दो. फॉर एग्जाम्पल विशाखा गाइडलाइंस. क्या जुडिशरी का काम क्या होता है? थोड़ा सा पॉलिटी में जाएं अगर हम, व्हाट इज द वर्क ऑफ जुडिशरी? इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ एंड यू कैन से सर्व जस्टिस टू द पीपल. तो जुडिशरी का सिर्फ इतना काम है कि पार्लियामेंट ने या फिर लेजिस्लेचर ने या फिर एग्जीक्यूटिव ने कोई काम करा है, ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया, या फिर एग्जीक्यूटिव पार्ट विच मींस एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? मिनिस्ट्रीज या फिर प्रेसिडेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई नोटिफिकेशन निकाल दी कि कल से विमेन के लिए 90% रिजर्वेशन हो गई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दी. तो जुडिशरी का क्या काम है? सिर्फ ये बताना कि वो जो नोटिफिकेशन है या वो जो एक्ट है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अदर लॉज के अंडर है या नहीं. वॉयलेट तो नहीं कर रही किसी चीज को, सिर्फ इतना काम है. जुडिशरी का काम नहीं है लॉ बनाना या फिर किसी को भी ये बोलना कि ये लॉ बना दो. ठीक है, जुडिशरी पार्लियामेंट को कभी भी ये नहीं बोल सकती है कि मेक दिस लॉ. और यही जुडिशियल रिस्ट्रेन कहाँ फॉलो किया उन्होंने? पॉश एक्ट में. उन्होंने बोला कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम सिर्फ ये था कि पॉश एक्ट ठीक है या नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं. अगर आपने इसको पॉलिटिकल पार्टीज पे अप्लाई करवाना है, विच मीन्स आपने लॉ चेंज करना है या बनाना है, तो किसके पास जाओ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भी डेडिकेटेड बॉडी है. ठीक है, नाउ कमिंग टू द बेसिक्स ऑफ पॉश एक्ट, या पहले इसका लिख लो. द सुप्रीम कोर्ट recently rejected the Supreme Court recently rejected a PIL demanding the application of POSH Act 2013 to political parties. Full stop. The court directed the petitioner to approach the Election Commission of India. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. अब इसमें सब हेडिंग दे दो पॉश एक्ट.
पहले इसमें इसकी फुल फॉर्म लिख लो. पॉश एक्ट स्टैंड्स फॉर, या फिर हाइफन डाल के लिख लो, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन, the sexual harassment of women at workplace, the sexual harassment of women at workplace, ब्रैकेट में, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, ब्रैकेट क्लोज, एक्ट 2030, 2013. इसमें लिख लो, its main features include, obviously, मतलब 13 obviously 30 2013. Its main features include, क्या है पॉश एक्ट के मेन फीचर्स? प्रिवेंशन ऑफ या सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. कोई बता सकते हैं इसके मेन फीचर्स? पढ़ा है, किसने सुना है कभी पॉश एक्ट? सबसे पहला इसका मेन पॉइंट ये आता है कि इट डेडिकेटेडली टॉक्स अबाउट वर्क प्लेस. इट इज नॉट अबाउट इन जनरल. ठीक है, जैसे सड़क पे ईव टीजिंग हो गई, नॉट पॉश एक्ट. जनरली स्पेसिफिकली अप्लाइज टू द वर्क प्लेस. एंड वर्क प्लेस में इन्होंने बोला है कि एक एम्प्लॉयर का होना जरूरी है. राइट, वर्क प्लेस तभी होगी जब एम्प्लॉयर होगा. एंड दिस एक्ट मेक्स एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल. उसके अलावा कुछ और पॉइंट, ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तब पास करी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिवाइस करी थी? विशाखा गाइडलाइंस. विशाखा इज अ नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ. ठीक है, ये एनजीओ एक पीआईएल या केस लेके गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड अदर गवर्नमेंट्स इन जनरल. तो वहां पर उन्होंने ये बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने 10-12 गाइडलाइंस दे दी थी कि ये गाइडलाइंस जरूरी हैं टू प्रिवेंट द harassment of women at workplace. So Vishakha guidelines become important and workplace becomes important. इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आईसीसी, which is इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. पॉश एक्ट में ये बोला गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसने मोर देन 10 पीपल को एम्प्लॉय किया हुआ है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज हैं? मोर देन 10. उसमें मैंडेटरी क्या है? इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. इस इंटरनल कंप्लेंट कमिटी के दो काम होंगे. वन इज प्रिवेंशन एंड रिड्रेसल, और यू कैन से कंप्लेंट्स. ठीक है, एक कंपनी जिसने 10 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, उस कंपनी में मैंडेटरी क्या है बनाना? इंटरनल कंप्लेंट कमिटी. इस कमिटी में मोस्टली क्या होता है? चेयरपर्सन या 5 या 6 लोगों की कमिटी बना देती है हर कंपनी, जिसका चेयरपर्सन इज सपोज टू बी अ वुमन. उस कंपनी ने दो चीजें करनी है, एक तो प्रिवेंशन, दूसरा रिड्रेसल. रिड्रेसल तो सिंपल है कि किसी वुमन के साथ हरासमेंट हो गई तो वो आईसीसी में जाकर, फोर्थ पॉइंट आता है, एक एनोनिमस कंप्लेंट फाइल कर सकती है. एनोनिमस, विच मीन्स प्रिवेसी ऑफ द वुमन इज इंपॉर्टेंट. ये तो हो गया रिड्रेसल वाला पॉइंट. प्रिवेंशन कैसे कर सकती है आईसीसी? हाउ कैन अ कमिटी प्रिवेंट हरासमेंट? कुछ आप एक चीज बोल सकते हो, गाइडलाइंस. समथिंग एल्स? मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रिक्ट एक्शन तो रिड्रेसल में जाएगा ना, काइंड ऑफ. प्रिवेंशन में आता है ट्रेनिंग. ठीक है, इसमें मैंडेटरी ये होता है कि जब भी आप कोई एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, बी इट अ मैन और बी इट अ वुमन, उसका आपको मैंडेटरी क्या करना है? जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग. उनको बताओ कि पॉश की ये प्रोविजंस हैं, ये एक्शन से आप पे क्या लग सकता है? पॉश. एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू टेल बोथ मेन एंड विमेन. ठीक है, इसके बाद और थोड़ी सी चीजें रहती है, जैसे 90 डेज के अंदर अ वुमन हैज टू फाइल अ कंप्लेंट. ठीक
है, अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो 3 महीने का टाइम होता है, राइट। आप ये नहीं बोल सकते 1 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले हुआ था। विद इन 90 डेज यू हैव टू फाइल अ कंप्लेंट एंड इसमें टाइम दिया हुआ है कि इतने टाइम के अंदर कमिटी हैज टू गिव अ डिसीजन कि इस पे ये मतलब फीस या फाइन या इसको टर्मिनेट कर दो या जो भी उनका है वो उन्हें स्टिपुलेटेड टाइम में देना होता है। और एक्शन कौन लेता है यहाँ पर? कमिटी एक्शन नहीं लेती, लेता कौन है? कमिटी का सिर्फ इतना काम है एम्प्लॉयर को बताना कि ये कंप्लेंट ठीक है या गलत है, इस कंप्लेंट का क्या लेवल है, एफआईआर फाइल करनी है या सिर्फ बंदे को टर्मिनेट कर देना है या सिर्फ बंदे पे फाइन लगाना है, ऐसी चीजें करेगा कौन? एम्प्लॉयर। ठीक है, सो दीज आर द मेजर प्रोविजंस ऑफ पॉश एक्ट। अब इस पॉश एक्ट में पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक इंक्लूड नहीं होती थी। तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बार गूगल कर लेना कि कौन लेके गया था ये पीआईएल, तो उन्होंने ये बोला था कि ये वाली जो सारी प्रोविजन है इस पे लगा दो पॉलिटिकल पार्टी। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ब्रीफ से बात करें तो व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? कोई बता सकता है व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी इज इलेक्टेड बाय द पीपल। Number one is a political party is an organization registered under the Representation of People Act 1951। रजिस्ट्रेशन करता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ये होती है, क्या पता कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड ना हो, राइट, या फिर रिकॉग्नाइज ना हो। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु एम टू कैप्चर पावर बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, इलेक्शन से लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और क्या उनका एम रहता है? कैप्चरिंग पावर। पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा एक अलग ग्रुप वो आता है कंसेप्ट विच इज प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप कभी भी पावर नहीं एम करता, वो कभी भी ये नहीं कहते कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। जिस दिन एक प्रेशर ग्रुप ने ये बोल दिया हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो क्या बन जाता है? पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के दो मेजर एम्स रहते हैं, वन इज कैप्चरिंग पावर बट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। इलेक्शन करेंगे एंड वी विल कम टू पावर। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड अंडर Representation of People Act 1951, registered by Election Commission of India। फोर्थ पार्ट इसमें ये रहता है कि there is a difference between state political party and national political party। इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कहाँ पर? Representation of People Act 1951। तो आपका एक होमवर्क ये रहता है, you have to go and read the criteria। ठीक है, स्टेट पार्टी का क्या क्राइटेरिया है, नेशनल पार्टी का क्या क्राइटेरिया है। कितनी नेशनल पार्टीज है इंडिया में? There are 6 national parties in India, right? 6 national political parties in India, जिसमें से सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जिसके पास क्या है? इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, विच इज सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड। ठीक है, तो ये पीआईएल गई थी कि 6 में से सिर्फ एक के पास है, विच इज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में काम करना इज नॉट सेफ फॉर वुमेन। अगर वो कोई पॉलिटिकल काम कर रही हैं, वेदर इट इज रैलिंग, वेदर इट इज डूइंग द ग्राउंड वर्क, राइट, पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज्यादा काम चलता है, वो सब वो जब काम कर रही हैं तो दे डू नॉट हैव द सिक्योरिटी ऑफ पॉश एक्ट। पहले इसको लिख लो आप, पॉश एक्ट लिख लो पहले, ब्रीफ में लिखेंगे इसके फीचर्स ऑफ पॉश एक्ट। नंबर 1, the law was passed by parliament in light of Vishakha guidelines, ब्रैकेट में लिख लो 1997, Vishakha guidelines 1997। second point, it aims to protect right of women, and make workplace a safer place for them।
make workplace a safer place for them. Next point, it focuses on both aspects of prevention and redressal. It focuses on both aspects of prevention and redressal. Next point, it applies to all workplaces in India. It applies to all workplaces in India. हाइफन डाल के लिख लो, public, private, schools, NGOs, organized, unorganized, etc. Public, private, schools, colleges, NGOs, etc. Next point, the act mandates creation of ICC, internal complaint committees, internal complaint committee, and a local complaint committees. And a local complaint committee in every district. In every district. ठीक है, सबसे पहली बात तो हर कंपनी जिसके पास 10 से ज्यादा लोग हैं उसके पास क्या होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी. अगर किसी कंपनी में आईसीसी नहीं है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, पहले तो इट इज अ लीगल ऑफेंस. ठीक है, इट इज वायलेशन ऑफ व्हाट, पॉश एक्ट. बट विमेन की प्रोटेक्शन के लिए क्या है, लोकल कंप्लेंट कमेटी विच इज सेट अप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. मतलब सरकारी काम हो गया, अगर आपकी कंपनी में नहीं है तो आप जाके कहाँ कंप्लेंट कर सकते हो, एलसीसी विच इज लोकल कंप्लेंट कमेटी. सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो. इट स्टिपुलेट्स टाइम फ्रेम of 3 months for filing report या complaint, 3 months for filing complaint, 3 months for completing inquiry, 3 months for completing inquiry, and 10 days for giving report to employer. For giving report to employer. Fine. So these are the major. इसमें एक और चीज लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कंप्लायंस, इसमें फाइन भी दिया हुआ है. नॉन कंप्लायंस बाय एम्प्लॉयर results in a fine of 50,000 rupees. Non-compliance leads to a fine of 50,000 rupees. Next एक सब हेडिंग दे दो, नॉन एप्लीकेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. नॉन एप्लीकेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज. पहले एक पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन लिख लो. Political party is any organized group. Political party is any organized group which aims to capture power
which aims to capture power through constitutional means. Through constitutional means. They are registered under section 29A. They are registered under section 29A of RPA, Representation of People Act 1951. डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, हाँ हाँ किस चीज की, बट हाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, राइट, बट इसके लिए डेडिकेटेड एक्ट नहीं है ना. डिस्क्रिमिनेट आपने कर दिया, हाँ, एक तो पहली बात हमने डिस्क्रिमिनेट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल आई डिस्क्रिमिनेटेड, तो देयर इज नो पनिशमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सिर्फ ये बोला है कि आप कर नहीं सकते हो. इट इज नॉट लीगल और इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ द कंट्री. बट उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया जाएगा, nobody knows. If I suppose tomorrow I do untouchability और untouchability prevention act नहीं है, तो मैंने तो कर दी ना. अब गवर्नमेंट भी क्लूलेस है, वो भी क्लूलेस है, मैं भी क्लूलेस हूँ कि मेरी पनिशमेंट क्या होगी. तो उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक्ट. इस वजह से हम सिंपल बात ये बोल सकते हैं, अनटचेबिलिटी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मना कर रखी है, बट स्टिल वी हैव प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट, या उसको जो भी सिविल राइट्स एक्ट बोलते हैं. वो बताता है कि अगर किसी ने अनटचेबिलिटी कर दी तो पहले तो प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उस बंदे की रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए, सब एक्ट में लिखा है. दूसरी बात, जिस बंदे ने करी है उसका फाइन क्या होगा, उसकी पनिशमेंट क्या होगी. तीसरी बात, वो क्या रहने वाला है प्रोसीजर, जैसे इसने क्लियरली बताया कि 90 डेज के अंदर होना चाहिए. ठीक है, 90 डेज के अंदर रिपोर्ट फाइल हो जानी चाहिए. 10 डेज के अंदर एम्प्लॉयर के पास रिपोर्ट चले जानी चाहिए. एम्प्लॉयर अगर नहीं कुछ एक्शन लेता तो 50,000 का फाइन है. ये कॉन्स्टिट्यूशन ने तो नहीं बताया था. उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू गो बाय द मेथड ऑफ, राइट. प्रोसीजर डिफाइन नहीं था. केस प्रोसीजर है, बट टू प्रोटेक्ट द लॉज स्पेसिफिक, मतलब वही है ना, वो वाला, वो तो जुडिशरी वाले साइड चले जाएंगे ना, फिर द इश्यूज ऑफ जुडिशरी आ जाएंगे उसमें. विमेन की राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए हुए हैं. ऐसे तो हम बोल सकते हैं कि वो जो निर्भया केस था, उसके बाद इन्होंने क्या किया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए. तो हम बोल सकते थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट क्यों बनाया, जुडिशरी तो बैठी है. बट देयर वर इश्यूज विद द जुडिशरी, दैट इज व्हाई वी वेंट फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट. तो देयर वर इश्यूज विद द अदर सिस्टम्स. ठीक है, एक डेडिकेटेड एक्ट नहीं था कि अगर वर्क प्लेस पे हरासमेंट हो गई तो कौन जिम्मेदार है. सड़क पे फॉर एग्जाम्पल हरासमेंट होगी तो वो बंदा जिम्मेदार है या द लेडी जिम्मेदार, हु हैव टू गो टू फाइल अ कंप्लेंट. और कहाँ जाना है, पुलिस के पास. इसमें भी जा सकते हो, बट टू मेक इट मोर स्ट्रीमलाइन यू नीड अ डेडिकेटेड, राइट. क्या लिख रहे थे लास्ट हम, Representation of People Act 1951. लाइन क्या थी, They are registered under section 29A of Representation of People Act 1951, full stop. They are further recognized as national and state parties. They are further recognized as national and state parties. ठीक है, now you have to go and read कि क्या criteria रहता है. Given this news has been so much, मतलब ये न्यूज में रहा है, तो ये वाला क्राइटेरिया कहाँ पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में. प्रीलिम्स में आराम से चीज पूछी जा सकती है. क्या क्राइटेरिया है, नंबर 1, विच आर द नेशनल पार्टीज, कौन सी 6 नेशनल पार्टीज हैं, कितनी स्टेट पार्टीज हैं, वो सब. मतलब आप जब लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, डेडिकेटेड चैप्टर है ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो यहाँ से आप कवर कर लेना, राइट. इसमें स्टार मार्क करके लिख लो, आउट ऑफ 6 नेशनल पार्टीज ओनली 1 हैज ICC. One has ICC. अब पॉइंट ये आता है कि जब हमने ये बोल दिया
कि वर्क प्लेस है, बीट पब्लिक, बीट प्राइवेट, बीट एनजीओ, हर चीज पे पॉश लग रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज पे क्यों नहीं लगता? तो इसमें सबसे मेन रोल आता है कि यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एंड इसमें आती है हमारी एक केरला हाई कोर्ट की जजमेंट, ठीक है। केरला हाई कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट बी सीन एज अ वर्क प्लेस, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने बोला था कि इट लैक्स अ डेडिकेटेड एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। केरला हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी कि जो पॉलिटिकल पार्टी है इट इज अ यूनिक इंस्टीट्यूशन या यूनिक स्ट्रक्चर है उनका, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है, नंबर 1। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, और यू कैन से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर आप एक कंपनी की बात करते हो तो उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा या सीईओ होगा, देयर इज गोइंग टू बी अ वन स्पेसिफिक एम्प्लॉयर। बट अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करते हो तो उसमें आप एम्प्लॉयर कैसे डिटरमिन करोगे? क्या आप उसके लाइक पार्टी चीफ को बोलोगे या पार्टी स्पोक्स पर्सन को बोलोगे? थोड़ी सी डाइसी जजमेंट है, राइट। किसी ना किसी एक को, अगर केरला हाई कोर्ट चाहती तो वो बोल सकती थी कि इस बंदे को हम एम्प्लॉयर रिकॉग्नाइज करेंगे और तब हम पॉश एक्ट लगा देंगे, बट आप काइंड ऑफ कह सकते हो लिटिल कंजर्वेटिव जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ केरला हाई कोर्ट, जिसने ये बोल दिया कि एम्प्लॉयर को रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है। एम्प्लॉयर, वैसे अब देखो जाओ तो पॉलिटिकल पार्टीज में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप नहीं है ना, देयर इज नोबडी हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वही मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ी कंजर्वेटिव साइड वाली जजमेंट दी उन्होंने। बात वही होगी ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी आगे ये बोल दिया, किस पे डाल दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस वजह से इस जो पूरी जजमेंट है इट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड, राइट। नोबडी इज टेलिंग की जजमेंट अच्छी आई है। सेम गोज टू वो सेम सेक्स मैरिजेस वाली, जो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं करेंगे, कौन करेगा, लॉ। उसमें भी बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी थी टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, बट दे डिड नॉट। बातें बहुत मतलब वो है ना, डायमेंशंस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी। हाँ, इसमें भी ये ना, नॉट मे बी नॉट एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ अ हेड, है ना। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना स्ट्रक्चर होता है। कल को कोई, अब हमने बोल दिया कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हेड है दैट इज गोइंग टू बी द एम्प्लॉयर। अब पॉलिटिकल पार्टी का कोई वो तो है नहीं कि रजिस्टर, मतलब चलो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर कर रहा है, बट कल को वो अपनी वहां से हेड की पोस्ट ही हटा दें कि इस पॉलिटिकल पार्टी का कोई हेड नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल। पार्टी का प्रेसिडेंट अलग होता है, पार्टी का हेड अलग होता है, एंड देन स्पोक्स पर्सन इज डिफरेंट। नहीं, दैट इज वेरी डिफरेंट। हर पॉलिटिकल पार्टी का स्ट्रक्चर अलग होता है ना। हाँ, पावर रखते हैं इन दी रीजन, इन द रीजन, राइट। वही वाली बात है कि करने को वो कर भी सकते थे, वो बोल भी सकते थे कि जो पार्टी प्रेसिडेंट होगा या पार्टी का हेड होगा उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे कर देंगे, एम्प्लॉय। बट पॉश एक्ट डज नॉट अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज ओनली ऑन द अकाउंट ऑफ केरला हाई कोर्ट की जजमेंट। बायस बोल सकते हो या फिर आप नैरो जजमेंट, बायस नहीं कह सकते। बायस तो तब होता है ना कि आई नो somebody तो मैं उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दिए। दिस इज नॉट बायस, यू कैन से दिस इज अ कंजर्वेटिव और अ नैरो जजमेंट। बायस्ड इज अ लिटिल बिट रॉन्ग वर्ड, राइट। बायस्ड भी कह सकते हो, बट अ बेटर वर्ड वुड बी नैरो जजमेंट और अ कंजर्वेटिव जजमेंट, कि हम प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, हमने तो मना कर दिया, आप किसके पास चले जाओ। काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा स्टैंड लिया है, राइट। बट उसको आप जुडिशियल एक्टिविज्म और रिस्ट्रेन में डाल सकते हो कि उन्होंने जुडिशियल रिस्ट्रेन प्रैक्टिस किया rather than एक्टिविज्म। Judicial restraint is this only when the judiciary refrains from entering the field of legislature and executive. उन्होंने ये बोला कि पॉश एक्ट को अगर बदलना है या एक्सपैंड करना है तो किसका काम है, या तो लेजिस्लेचर करे या एग्जीक्यूटिव करे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि कल को लेजिस्लेचर ने कर दिया तो क्या वो ठीक किया या वो नहीं किया, वो किसका काम है, जुडिशरी का। तो उन्होंने काइंड ऑफ आप कह सकते हो जुडिशियल रिस्ट्रेन प्रैक्टिस किया, किसने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट ओवरऑल बोथ द कोर्ट्स हैव फॉलोड अ conservative or a narrow stand, right?
दिस इज द मेजर रीजन व्हाई पॉश डज नॉट अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टी. बट अगर हम इन जनरल डिस्कस करें, शुड पॉश अप्लाई टू पॉलिटिकल पार्टीज? यस. व्हाई? Number one is women safety. There are so many women who see political party as a workplace. ठीक है. Political party का जो head office है, that is a workplace. Political party का जो head है, that can be recognized as a employer. Anything else? हाँ, it has ये वाला. It has more than 10 employers और members. अब बात वही आती है ना, हम उनको employer नहीं बोल रहे हैं, हम word क्या use कर रहे हैं? Member. हम सॉरी एम्प्लॉइज. हाँ, विमेन के पास फिर एलसीसी है, लोकल कंप्लेंट कमेटी. हाँ, मैंडेटरी. अगर 10 से ज़्यादा के नहीं बनाया हुआ तो आप एलसीसी के पास जाओ. अगर आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ 10 से कम एम्प्लॉयज हैं, तब आप कहाँ जाओ? एलसीसी, लोकल कंप्लेंट कमेटी, विच इज फॉर्म्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस. फाइन. तो अगर हम ब्रीफ में डिस्कस कर लें, should this apply? In general, your answer should be yes. Number one is that political party is very much a workplace for so much women. ठीक है. Number two, UN की एक रिपोर्ट आई थी that वो crime against women in the field of politics is increasing. थर्ड पॉइंट, जो पॉलिटिक्स है वो वैसे ही क्या है, इट इज लाइक अ वल्नरेबल फील्ड. ठीक है. देयर इज लॉट ऑफ फील्ड वर्क. नंबर वन. ठीक है. उसके बाद पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ हेट स्पीच या अदर थिंग्स देयर इज अ लॉट ऑफ वर्बल अब्यूज अगेंस्ट विमेन. राइट. जैसे अभी ही थोड़े दिन पहले ही हुआ था, somebody commented on वो अतिशियन और somebody commented on प्रियंका गांधी. राइट. अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ी हो तो लाइक, तो मतलब अनफॉर्चुनेट स्टेटमेंट्स होती है. राइट. इन 21st सेंचुरी 2024 में हम हैं एंड पीपल आर कमेंटिंग लाइक कंपेयरिंग विमेन एंड ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन वाले जो इश्यूज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं. किसमें? पॉलिटिक्स में. राइट. एंड द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये बोलता है कि गैप कितना है? 63% इन पॉलिटिक्स. वन रीजन फॉर दिस इज दैट विमेन डोंट सी पॉलिटिक्स एज अ सेफ स्पेस. अगर आप ये चीज कर देते हो तो मे बी ये वाला गैप क्या हो जाएगा? रिड्यूस. ठीक है. तो इसको हम ब्रीफ में लिख लेते हैं. The POSH Act does not apply to political parties the POSH Act does not apply to political parties because Kerala High Court ruled that political parties cannot be seen as a workplace. Political parties cannot be seen as a workplace as they lack a dedicated employer-employee relationship. As they lack a dedicated employer-employee relationship. Full stop. Also, it is difficult to identify employer within a political party. Also, it is difficult to identify the employer, put employer in inverted commas, the employer in a political parties. However, paragraph change करके लिखो. However, POSH should apply to political parties. However, POSH should apply to political parties because number one,
Here's number 1. Political parties are registered under Election Commission of India. Are registered under Election Commission of India and hence should be subject to law of the land. And hence should be subject to law of the land. Number 2. High cases of harassment and misconduct. High cases of harassment and misconduct have been reported in political field. High cases of harassment and misconduct have been reported in political field. Number 3. Global Gender Gap Index 2024. Global Gender Gap Index 2024 reported a 63% gap in politics. Reported a 63% gap in politics. Last point लिख लो. Political parties should be held accountable. Should be held accountable and responsible towards women's rights. Should be held accountable and responsible towards women's rights. ठीक है, अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए अब हमें? क्या हो सकता है वे फॉरवर्ड? हाँ, एक हम बोल सकते हैं कि जो लॉ है उसको क्या कर दो, थोड़ा सा अमेंड. जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की डेफिनेशन है उसको क्या कर दो, वास्ट. ठीक है, कुछ और? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किस पे बर्डन डाल दिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो एक वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया जो एक्चुअल में बॉडी है टू रेगुलेट एंड रजिस्टर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री, वो एक स्टेप ले और क्या करे, इसको मैंडेटरी कर दे. कुछ और हो सकता है इसमें? एक चीज ये भी तो हो सकती है ना कि एक्ट है नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोएक्टिवली क्या करें, अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बना दें. राइट, उन्हें पता है कि ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, उन पे लग रहा है नहीं लग रहा, तो पॉलिटिकल पार्टीज शुड प्रोएक्टिवली क्रिएट अ आईसीसी. तो वे फॉरवर्ड में लिख लो. नहीं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल तो मैं अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिया आईसीसी, उसने ये बोल दिया कि ये प्रॉब्लम होगी, अगर एम्प्लॉयर ने या जो भी पार्टी का हेड है उसने काम नहीं किया तो आपको 50,000 रुपये फाइन लगेगा. अपने एंड पे कर दो ना. रेड लाइट मींस स्टॉप. तो जब तक पुलिस वाला नहीं है तो रुकने का क्या फायदा, चलान तो होगा नहीं. राइट, चंडीगढ़ में हो जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट बात वही है ना कि जब तक पुलिस वाला नहीं खड़ा, यही बात हुई ना कि जब तक अप्लाई करने वाला नहीं है तब तक लॉ का क्या फायदा. बट अपने एंड पर अपनी सेफ्टी और लोगों की सेफ्टी देखते हुए यू स्टॉप एट द रेड लाइट. आपका चलान हो रहा है नहीं हो रहा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी काइंड ऑफ. तो यू कैन से इट इज द ड्यूटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू प्रमोट कंसेप्ट्स लाइक आईसीसी. ये नहीं करना तो स्टार्ट जेंडर सेंसिटाइजिंग ट्रेनिंग ऑफ योर मेंबर्स. ठीक है, आईसीसी मत करो, अपने जो मेंबर्स हैं उनकी एक मैंडेटरी जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग करनी शुरू कर दो. तो वे फॉरवर्ड में ब्रीफ में लिख लो. सुओमोटो फॉर्मेशन ऑफ आईसीसी, पॉइंट्स में लिख लेंगे इसको वे फॉरवर्ड में. नंबर 1, सुओमोटो. सुओमोटो इज ऑन इट्स ओन. सुओमोटो फॉर्मेशन ऑफ आईसीसी. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स. ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम. एंड नेक्स्ट पॉइंट ब्रीफ में,
the proactive role of Election Commission of India. The proactive role of Election Commission of India. पॉश एक्ट में होती है, हाँ सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम्स में होते हैं वैसे, मतलब पर्सनली आई नो पीपल कि जब वो कंपनीज ज्वाइन करते हैं ना तो उनका एक प्रॉपर एचआर के साथ एक सेशन होता है जिसमें उन्हें ये बताया जाता है कि ये आपके पास प्रोविजंस हैं, अगर कल को अगर कोई लड़की है तो उसको ये बताया जाता है कि कल को आपके साथ इन चीज़ों में से कुछ होता है तो आप किसको अप्रोच करो, पता भी तो होना चाहिए। एंड सेम किसको बताया जाता है, लड़कों को, कि दिस इज द कोड ऑफ कंडक्ट, अगर आप ये चीज़ ब्रीच करते हो तो द वुमन कैन फाइल अ कंप्लेन, क्योंकि बाद में बंदा ये ना बोले कि आई डिडंट नो दैट दिस इज क्रॉसिंग द लाइन, तो वो होती है, मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। So this was majorly about POSH Act, political parties and the exchange rate, weakening rupee and its factors. एक टॉपिक अब आपका पेंडिंग रह गया, डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर, राइट। एनीबडी एनी डाउट्स?